गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी की जो 6th क्लास की बुक है उसका जियोग्राफी का 6th चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होते हैं ये लैंडफॉर्म्स। प्रीवियस क्लास के अंदर जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि अर्थ के ऊपर आपको तो ओशियन देखने को मिलते हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। तो जो ओशियन है मतलब वाटर बॉडीज है उसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया था हाइड्रोस्फीयर, और लैंड्स के लिए या फिर जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो लैंड एरिया है उसके लिए वर्ड यूज़ किया था हमने लिथोस्फीयर और एक एटमॉस्फेयर। तो जो लिथोस्फीयर है उसी को क्या बोलते हैं, लैंड। और उस लैंड के ऊपर क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी होती है। आपको पता है कि जो हमारी लैंड है वो कहीं पर भी, जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो कहीं पर भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है या फ्लैट नहीं है, ये कह सकते हो। उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी होती है। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कहीं पर क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, तो कहीं पर क्या है, फ्लैट है। आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़ें, तो आपने ऑब्जर्व की होगी, आपने देखा होगा कहीं पर आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट सभी जगह पर मिल जाते हैं आप लोगों को पहाड़ वगैरह देखने के लिए, हिल्स माउंटेन्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है या फिर जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कहीं पर भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, फ्लैट नहीं है। कहीं पर क्या है, वो ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं फ्लैट है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है कि वो कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है और कहीं पर प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है। तो क्या वजह है। तो उसके लिए दो प्रोसेस काम करती हैं। कौन कौन सी है। एक है इंटरनल प्रोसेस, मतलब कुछ जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर कोई हलचल होती है। अब वो क्यों होती है वो मैं अभी बताऊँगा आपको, कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं। मतलब जो एक इंटरनल प्रोसेस है जो अंदर से काम कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो कहीं से उठ जाता है तो कहीं से धंस जाता है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल प्रोसेस। अब एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से एक्सटर्नल प्रोसेस होती है। तो जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक तो रनिंग वाटर हो गया, आइस है, विंड है, तो ये सभी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए, एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए। अब देखते हैं क्या होता है इंटरनल प्रोसेस और क्या होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो अभी मैंने बताया कि जो अर्थ के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां हैं या जो भी लैंड फॉर्म्स हैं वो किसकी वजह से फॉर्म होती है, दो प्रोसेस काम करती है उसके लिए। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस को मैं आप लोगों को इस इमेज की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ है उसके 3 पार्ट होते हैं। आपके अभी तक शायद आया नहीं है 6th चैप्टर के अंदर, इस 6th क्लास में। क्रस्ट, मेंटल और कोर। जब हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। क्रस्ट सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। चलो वो फिर आएगा तो बताएंगे। बाकी इस पे देखो, जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये मैग्मा नज़र आ रहा है। क्या ये मैग्मा है। और उस मैग्मा के ऊपर जो हमारी ये क्रस्ट है, मतलब जो अर्थ का सरफेस है, ये है हमारी अर्थ का सरफेस। इसी सरफेस के ऊपर यहाँ पर हमारे घर बने हुए हैं, कहीं पर टेंपल है, कहीं पर हमारा घर है, हमारे स्कूल है, हमारी सड़कें हैं, इसी अर्थ सरफेस पर बने हुए हैं सब। ओके, इसी अर्थ सरफेस पर क्या है, पहाड़ है, कहीं कहीं क्या है, प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है। तो ये जो मैग्मा आप लोगों को नज़र आ रहा है इसके अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर जो दिख रहा है, अर्थ के सरफेस के जो नीचे आपको मैग्मा नज़र आ रहा है, ये क्या है, इस मैग्मा की वजह से जो हमारा अर्थ का सरफेस है ये विभिन्न भिन्न क्या है, निम्न प्लेटों में बटा हुआ है। किसमें, प्लेटों में टूटा हुआ है। और उस मैग्मा की वजह से ये प्लेट क्या करती है, मूवमेंट करती है। क्या करती है, ये मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कंटिन्यूस क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और किस वजह से कर रहा है, जो हमारी अर्थ के नीचे, सरफेस के नीचे जो मैग्मा है उसकी वजह से जो हमारी अर्थ का सरफेस है। इसको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। ये जस्ट मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हमारी अर्थ का सरफेस मूवमेंट क्यों कर रहा है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो इस मैग्मा की वजह से जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ की सरफेस पर ये जो आकृतियाँ हैं, मतलब माउंटेन्स बनती हैं या फिर प्लेट्यू या फिर ये जो प्लेन्स है, ये सब बनते हैं इसकी वजह से। क्लियर। विद इन द अर्थ, अर्थ के अंदर द कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेक प्लेस। कंटिन्यूस क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और कंटिन्यूस मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्मा है अर्थ के अंदर, उसकी वजह से जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो मूवमेंट करता है। तो इसलिए जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है,
विद इन द अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है। उसकी वजह से जो हमारी अर्थ की सरफेस पर, मतलब यहाँ पर लिथोस्फीयर के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं कहीं पर, मतलब जो हमारी लैंडफॉर्म क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं कहीं पर, वो धरती जो हमारी लैंड है वो उठ जाती है, कहीं पर धंस जाती है, तो कहीं पर फ्लैट हो जाती है, कहीं पर माउंटेन्स बन जाते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल प्रोसेस। अब देखो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, पहले आपको थोड़ा डेफिनेशन बता देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। इज़ द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग। वियरिंग डाउन का मतलब टूटना, एंड रीबिल्ड का मतलब दोबारा से बनना, ऑफ द लैंड सरफेस। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, टूट रहा है एक तो, और दूसरा क्या हो रहा है, रीबिल्ड, अगेन बिल्ड हो रहा है, मतलब दोबारा से बन रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ आ गई, एक तो जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो क्या हो रहा है, वेयरिंग डाउन, टूट रहा है और रीबिल्ड हो रहा है। किस वजह से, रनिंग वाटर की वजह से, आइस की वजह से और विंड की वजह से। देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को अभी क्या है। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक माउंटेन है। अब इसके ऊपर क्या है, रिवर है, मतलब वाटर फ्लो करेगा। ये रिवर फ्लो कर रही है इस तरीके से। जब ये रिवर फ्लो करेगी तो क्या करेगी, इस माउंटेन को क्या करेगी, कट करेगी, काटेगी यहाँ से धीरे धीरे। अब मान लो इस रिवर ने इस माउंटेन को धीरे धीरे कट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, और वो काटेगी तो इसके साथ जो अपना मटेरियल है उसको भाग के लाएगी नीचे, मतलब उसका रिमूवल करेगी वहाँ से, इरोजन करेगी। जब उसको वहाँ से इरोजन होगा उस मटेरियल का, तो वो कहाँ जाएगा, जब नीचे पहुँचेगा तो ये प्लेन एरिया आएगा, यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ से तो उसने क्या किया, उसको मटेरियल को माउंटेन से रिमूव किया और फिर क्या किया, नीचे लाके उसको डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, वो मटेरियल डिपॉजिट हो गया। इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। क्लियर। तो माउंटेन्स का साइज, जो हाइट है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे मान लेते हैं अब 1000 साल के बाद क्या हो गया, माउंटेन का साइज़ इतना बच गया। पहले माउंटेन की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, अब 1000 साल के बाद इस रिवर की वजह से सिर्फ जो ये माउंटेन है इसका हाइट इतना रह गया, छोटा हो चुका है, मतलब घिस घिस के कम हो चुकी है। ओनली रिवर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, विंड भी है। अब मान लो हवा चल रही है इस तरीके से, तो हवा भी तो अपने साथ कुछ ना कुछ इसके ऊपर से मेटेरियल को साथ भाग के ले जाएगी, उड़ा के लेके जाएगी अपने साथ। ओके, और वो क्या करेगी, इधर से उड़ाएगी, जहाँ पे उसका फ्लो कम हो जाएगा वहाँ पे जाके कहीं आगे जो नेक्स्ट जो भी उसकी पोजीशन है कहीं पर भी ले जाके उसको आगे क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। मान लेते हैं उसने यहाँ से उस मेटल को विंड ने उठाया और यहाँ पे लाके क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया इधर लाके। क्लियर। इस प्रकार से अगर काफ़ी ऐसे माउंटेन्स ऐसी जहाँ पर बर्फ़ जमती है या फिर ग्लेशियर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, आइस वगैरह है तो आइस के ग्लेशियर्स हैं, तो वो भी तो फ्लो करती है। तो वो फ्लो करेंगे तो वो भी क्या करेंगे, इस पहाड़ को ब्रेक करेंगे, इस माउंटेन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके क्या करेंगे, अपने साथ रिमूव करके लेके जाएंगे और आगे ले जाके किसी भी प्लेस पर क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। तो कौन कौन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, रनिंग वाटर, आइस और विंड। ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, किसी भी माउंटेन्स को या फिर किसी भी लैंडफॉर्म को क्या करती है, यहाँ से रिमूव करती है और नेक्स्ट किसी भी प्लेस पर ले जाके उसको डिपॉजिट कर देती है। तो अब हम फिलहाल हम सिर्फ रिवर का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश कर रहे थे कि 1000 साल के बाद लगभग मान लेते हैं कि ये जो माउंटेन था ये रिमूवल के प्रोसेस के तहत या फिर वीयरिंग डाउन मतलब हो गया डैमेज के टूटने के बाद, और इधर से इसका जो वाटर के साथ इसका मटेरियल है वो फ्लो करता है और इधर आके रीबिल्ड कर जाता है, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो ये वाला यहाँ पर क्या हो गया, एक नई लैंडफॉर्म रीबिल्ड हो गई। यहाँ से तो क्या हो गया, रिमूवल हुआ मटेरियल का, और यहाँ पे क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। तो इधर से क्या हुआ, वेयरिंग डाउन, इधर से तो क्या हो गया, वेयरिंग डाउन, मतलब माउंटेन का क्या हुआ, वेयरिंग डाउन, और यहाँ पर क्या हो गया, रीबिल्डिंग मतलब यहाँ रीबिल्डिंग, अगेन कोई नई आकृति या भू आकृति बन गई, और इधर से जो पहले ऑलरेडी भू आकृति थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, डैमेज हो गई या वेयरिंग डाउन हो गया उसका। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस किस किस चीज़ की वजह से हो रही है, वाटर की वजह से, आइस की वजह से, विंड की वजह से हो रही है। और अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया के अंदर जो प्लेन बना हुआ है, अब यहाँ से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, गंगा, यमुना वगैरह काफ़ी रिवर फ्लो करती है यहाँ से। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के, हरियाणा के पास का जो एरिया है ये इतना बड़ा, यहाँ पूरा प्लेन एरिया है। और ये प्लेन एरिया किसकी वजह से बना हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना वगैरह जो रिवर फ्लो करती हैं मेनली। या तो आपने पढ़ा भी होगा अपनी जियोग्राफी में ऑलरेडी कभी कि जो हमारा ये प्लेन है ये किसकी वजह से बना है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलते हैं इसको। तो इससे बना हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। कैसे बना है वो, सेम प्रोसेस है ये
कि जो ये रिवर्स दोनों आती है, गंगा इधर से फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र उधर असम साइड से आती है, तो दोनों क्या करती हैं, अपने साथ मटेरियल को बहा कर लाती हैं, कुछ बारीक कंकर पत्थर या मिट्टी वगैरह, और उसको लाके क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है कहाँ पर, जो नीचे का जो उत्तर प्रदेश और बिहार का पास का जो एरिया है वहाँ पर लाके उसको क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो इस प्रकार से जो अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म्स हैं उनका जो शेप है, या फिर आप ये समझ सकते हो जो लैंड फॉर्म्स है वो चेंज होती रहती है। एक तो लैंड फॉर्म्स किसकी वजह से बन रही थी, इंटरनल प्रोसेस की वजह से, और सेकंड लैंड फॉर्म्स किसकी वजह से बन रही है, एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से। तो एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से पता चल गया आपको कि कुछ टाइम पहले अगर इस प्लेस पर क्या था, कोई माउंटेन था और इधर कुछ गड्ढा था, धंसा हुआ हिस्सा था, तो ये माउंटेन्स कट कट के इधर से कट गया पूरा, और ये माउंटेन का कटा हुआ हिस्सा बारीक बारीक कंकड़ पत्थर की फॉर्म में इधर आ गया, डिपॉजिट हो गया, और डिपॉजिट होकर इधर क्या बन गया, नया लैंड फॉर्म बन गया। क्या ये फुल भर गया गड्ढा इस वजह से, और ये क्या बन गया, प्लेन। ये क्या बन गया, प्लेन। ओके, और इधर से ये कट गया, और इधर मतलब इसकी भी शेप चेंज हो गई, मतलब जो लैंड फॉर्म है वो चेंज हो गया, तो इससे एक नया लैंड फॉर्म बन गया। तो ये क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए कौन कौन सी जिम्मेदार है, वाटर, आइस और विंड हो गया, और इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होता है इरोजन और एक होता है डिपोजिशन। इरोजन का मतलब होता है वेयरिंग डाउन, जब चीज़ें कट के या डैमेज होकर टूट के अगेन रीबिल्ड होती है या डिपॉजिट होती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन या फिर रीबिल्डिंग। तो इससे जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ लैंड फॉर्म्स बनते हैं, कौन कौन से, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स हो गया। अब हम स्टडी करते हैं माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स क्या होती है। अब देखो, माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या है, माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का नेचुरल एलिवेशन, अगर अर्थ का सरफेस किसी जगह से इस तरीके से उठ गया ऊपर, मान लो अर्थ का सरफेस पहले ऐसे था, अब किसी कारणवश वो क्या हो गया, बीच में से उठ गया इस तरीके से, तो इस तरीके से उठ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, माउंटेन। इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस, जो अर्थ का सरफेस पहले प्लेन था वो अब उठ के इस शेप में आ गया, तो इसी को क्या बोल देंगे, माउंटेन। इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन। इसमें क्या होता है, स्मॉल समिट, जो उसके ऊपर का ये है शिखर है, ये तो क्या होता है, स्मॉल, छोटा होता है, और जो इसका बेस होता है, ये मान लो इसका बेस है, ये क्या है, बड़ा है। देखो बेस कैसा है इसका, बड़ा है, यहाँ तक इतना बड़ा बेस है, और इसके जो समिट मतलब शिखर है इसका वो कैसा है, छोटा है, स्मॉल है। तो इसी को क्या बोलते हैं, माउंटेन। अगर पूछे आपसे माउंटेन क्या होती है, तो कोई भी अर्थ का उठा हुआ भाग या नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ हैविंग स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस, उसी को क्या बोलते हैं, माउंटेन। अब माउंटेन अब कुछ माउंटेन्स क्या होती हैं, छोटे साइज़ की भी हो सकती हैं, किसी माउंटेन्स का आकार क्या है, छोटा है। और काफ़ी माउंटेन्स कैसे हो सकती हैं, उनकी हाइट, जैसे ये एक माउंटेन है, इस माउंटेन की हाइट मान लेते हैं इतनी है, 800 मीटर मान लिया हम लोगों ने। और एक माउंटेन है, ये इसकी हाइट है करीबन, ये है माउंट एवरेस्ट, ये हिमालयन है हमारा, हिमालयन माउंटेन, तो इसकी हाइट कितनी है, अब वो 8000 मीटर के लगभग है। तो हिमालय के अंदर क्या है, काफ़ी सारी पीक्स है जिनकी हाइट कितनी है, अब वो 8000 मीटर है। तो आपने क्या करना है, अब सर्च करके मुझे बताना है कि 8000 मीटर की हाइट वाली कितनी पीक्स हैं, आपको उनका नाम सर्च करना है और बताना है कि कौन कौन सी पीक है जिनकी हाइट अब वो 8000 मीटर है। ओके, एक तो हमने लास्ट या प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप लोगों को बताया था माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट थी 8848 मीटर। क्लियर। बाकी इसके अलावा और आपने सर्च करना है कि माउंट एवरेस्ट से कम हाइट वाली पीक्स कौन कौन सी है और जिनकी हाइट 8000 मीटर से अबव है। तो माउंटेन हो गया। माउंटेन में आपको पता चल गया कि कुछ माउंटेन्स की हाइट कम भी हो सकती है, किसी माउंटेन्स की हाइट इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे क्लाउड्स हैं उनसे भी ज़्यादा हाइट है, उनकी बादलों से भी ज़्यादा हाइट होती है। उसके अलावा जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, अब किसी जैसे मान लो ये माउंटेन, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो अब हम इस माउंटेन्स पर हाइट पर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब क्लाइमेट जो है वहाँ का चेंज होता रहेगा। और हार्ड क्लाइमेट मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, काफ़ी ठंडा है, तो यहाँ पे क्या रहती है, हर टाइम बर्फ़ जमी रहती है। मतलब यहाँ पे क्या है, इस माउंटेन्स को तो हम देख ही नहीं सकते, यहाँ पे तो हर टाइम क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है। मतलब यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर,
ग्लेशियर्स। ये देखो, ये नेक्स्ट ग्लेशियर क्या होते हैं, माउंटेन्स कवर्ड विद आइस। जो माउंटेन्स आइस से कवर्ड रहती है उनको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। मतलब आइस के जो बर्फ़ की वहाँ पे रिवर ऑफ आइस बोल सकते हो ग्लेशियर को, बर्फ़ की नदियाँ। अब कुछ माउंटेन जैसे कि हमारे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, उसकी हाइट इतनी है लेह लद्दाख के पास की वहाँ पर हर टाइम बर्फ़ जमी रहती है। तो जो ग्लेशियर क्या होते हैं, जिनकी जहाँ पर जो बर्फ़ के रिवर ऑफ आइस बोल सकते हो ग्लेशियर को, आप ये याद रखो। हम पढ़ रहे माउंटेन के बारे में, तो माउंटेन्स कुछ तो हाइट कम है। अब मैंने बताया था कुछ माउंटेन्स नीचे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, और कुछ माउंटेन्स की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर हर टाइम क्या होती है, बर्फ़ जमी रहती है, और वहाँ पे जो आइस होती है उसको क्या बोलते हैं, बर्फ़ के पहाड़ को ग्लेशियर। थर्ड है रेंज। रेंज क्या होती है, माउंटेन्स। अब मान लो जैसे एक माउंटेन हो गई ये, उसके साथ एक और माउंटेन आ गई यहाँ पर, किसी की हाइट कम किसी की ज़्यादा, तो ये माउंटेन्स है। ये सभी क्या है, माउंटेन्स है। ये पीक्स नज़र आ रही है आपको इस तरीके से। तो इस तरीके से काफ़ी सारी माउंटेन्स आ जाती है एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज। क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज। जैसे हमारी हिमालय क्या एक माउंटेन रेंज ही तो है, उसके अंदर काफ़ी सारी पीक है। एक चोटी आएगी, एक पीक आ गई, फिर अगेन एक और पीक, फिर कोई छोटी है, कोई से हाइट ज़्यादा है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो क्या एक रेंज है, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो काफ़ी सारी माउंटेन्स क्या हो जाती हैं एक सीरीज़ के अंदर या एक रेंज में अरेंज होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि हिमालयाज इन एशिया। एशिया के अंदर क्या है, एक हिमालय क्या एक माउंटेन रेंज है। और एल्पस इन यूरोप। यूरोप के अंदर कौन सी है, एल्पस है, ये भी एक माउंटेन रेंज है। एंडीज़, ये भी एक माउंटेन रेंज है। ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है ये। तो रेंज के बारे में पता चल गया। माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन लाइन। जब काफ़ी सारी माउंटेन्स क्या हो जाती है, एक लाइन में अरेंज होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, कि माउंटेन कितने प्रकार की होती है, फिर माउंटेन कैसे बनती है। तो 3 टाइप्स की माउंटेन्स हमें पढ़नी है। एक फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन। देखो, फोल्ड माउंटेन में आपको समझाता हूँ पहले। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेपर है, एक मैंने पेपर रख लिया अपने पास, और इस पेपर को मैंने क्या किया, इस साइड से फोर्स लगाया और इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ। मैं दोनों साइड से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, इधर से भी इधर से। तो ये पेपर क्या हो जाएगा, जब मैंने इसको फोर्स लगाऊंगा तो बीच में से क्या हो जाएगा, पेपर उठ जाएगा, और इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। भाई इस पेपर पे मैंने इधर से भी फोर्स लगाया बाहर की साइड से, और इधर से भी, दोनों साइड से मैं इस पेपर पे फोर्स लगा रहा हूँ। ये मैंने एक A4 साइज सीट रख ली, और दोनों साइड से मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, बाहर से, इधर से भी, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड, दोनों साइड से मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। तो पेपर क्या हो जाएगा, बीच में से उठ जाएगा, इस तरीके की शेप में आ जाएगा ये। तो इसी को क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। जब जो भी माउंटेन इस तरीके से बनती है उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। अब आप सोच रहे हो, पेपर को तो मैंने उठा दिया, ठीक है, दोनों साइड से फोर्स लगाया, उठ गया। अब अर्थ के ऊपर इस तरीके से फोल्ड माउंटेन कहाँ से बनेगी। अभी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो क्या है, विभिन्न प्लेटों के अंदर बटा हुआ है। देखो, ये हमारी अर्थ का सरफेस मान लेते हैं, इसके ऊपर क्या है, ये भिन्न प्लेट है, ये हमारी अर्थ का सरफेस है। इस पे पूरे सरफेस के ऊपर अलग अलग प्लेटें हैं, ठीक है। जब प्लेट के बारे में पढ़ाएंगे तो इमेज के अंदर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं जस्ट फिलहाल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अलग अलग प्लेटों, जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो अलग अलग प्लेट के अंदर बटा हुआ है। तो जब अर्थ के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो मैग्मा है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मतलब उस मैग्मा की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो मूव कर रहा है। अब अर्थ का सरफेस मूव कर रहा है, तो मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है और ये प्लेट इधर मूव कर रही है। क्या है, दोनों प्लेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये प्लेट मूव करते करते इस प्लेट के टकराएगी। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के यहाँ टकराएंगे, तो जब टकराने से क्या होगा, टकराने से एक दूसरे के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, ऐसे ये इधर फोर्स लगाएगी, ये इधर फोर्स लगाएगी। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये बीच में से कहीं ना से कोई सी प्लेट जो हल्की है वो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगी, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाएगी, और जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। उससे क्या बनेगी, जो माउंटेन बनेगी वो कैसी होगी, फोल्ड माउंटेन। तो वही सेम पेपर वाला, मान लो पेपर था,
अब इसके ऊपर इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, अब दोनों साइड से फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जो शेप है वो इस तरीके की हो जाएगी। सेम होता जब दोनों प्लेट है, ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो इससे जो बनेगा माउंटेन उसको क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन। उन पे दोनों साइड से फोर्स लग रहा है ना, और फोर्स लगा कौन रहा है उनके ऊपर, भाई उन प्लेट को मूवमेंट कौन करवा रहा है, जो नीचे मैग्मा है उसकी वजह से क्या कर रही है, दोनों प्लेटें मूवमेंट कर रही है, और उस मूवमेंट की वजह से दोनों पे क्या लग रहा है, फोर्स। ये इसके साइड मूव कर रही है, ये इसके साइड, जब दोनों टकराएंगी तो क्या हो जाएगा, उस फोर्स की वजह से उनका एक हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर हिस्सा उस उठे हुए हिस्से को क्या बोलते हैं हम, फोल्ड माउंटेन। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भी इसी प्रकार से बना हुआ है, क्या एक फोल्ड माउंटेन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन कौन सी प्लेट के टकराने से हिमालय माउंटेन बना है, तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो करके देखना कि कौन कौन सी दो सरफेस की कौन कौन सी दो प्लेट टकराई थी जिसकी वजह से हमारा ये इतना बड़ा हिमालय पर्वत बीच के अंदर, मान लेते हैं इधर ये ऊपर चाइना और रसिया है, नीचे की साइड ये इंडिया है, बीच में हिमालय पर्वत है। तो कौन कौन सी प्लेट टकराई थी, उन प्लेट का नाम क्या है जिन प्लेट के टकराने से ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ या हिमालय पर्वत की फॉर्मेशन हुई, और वो क्या है, एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, और वो भी यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालयन एंड एल्पस यंग फोल्ड माउंटेन है, कैसी है, यंग फोल्ड माउंटेन है। उसके अलावा जो हमारी अरावली रेंज है वो भी क्या है, फोल्ड माउंटेन है, बट वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इन द वर्ल्ड, मतलब काफ़ी पुरानी फोल्ड माउंटेन। आप ये मान सकते हो कि अगर अरावली की हाइट किसी टाइम पे इतनी थी तो आज की डेट में अरावली घिस के सिर्फ इतना बच चुका है, इसके ऊपर की लगभग हाइट घिस चुकी है, ख़त्म हो चुका है अरावली। अगर आप लोगों ने देखा हो, जो गुजरात से लगभग स्टार्ट होता है और दिल्ली तक जाता है, अरावली कहाँ से फैला हुआ है, गुजरात से स्टार्ट होता है हमारे इंडिया के अंदर, और ये दिल्ली तक इतनी लगभग हाइट यहाँ तक लंबाई में लगभग फैला हुआ है अरावली जो रेंजेज है, अरावली माउंटेन रेंज है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ऐसा नहीं सबसे ओल्डेस्ट नहीं, और भी काफ़ी ओल्डेस्ट है इसके साथ, बट ये बताया वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड। जो ओल्डेस्ट माउंटेन में अगर काउंटिंग की जाएगी तो उसमें अरावली का नंबर भी आएगा, ठीक है ना। अरावली क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, बस आपको ये याद रखना है कि तो ओल्डेस्ट है, दूसरा क्या है, फोल्ड माउंटेन है। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सी माउंटेन फोल्ड है, कौन सी ब्लॉक माउंटेन है, आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा फ्यूचर में ये क्वेश्चंस। तो हिमालयन और एल्पस क्या है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसे हैं दोनों, फोल्ड माउंटेन है, और फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं वो मैंने भी बताया था। प्लेट के टकराने से जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसकी वजह से क्या बनती है, फोल्ड माउंटेन बनती है। तो आपने हिमालयन का बारे में स्टडी करना है कि हिमालयन किस किस प्लेट के टकराने से बना है, अगर आप करना चाहते हैं तो। क्लियर। उसके अलावा नॉर्थ एक एप्लेशियन माउंटेन है, ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। उसके अलावा यूराल है रसिया के अंदर, हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, मतलब इनके कुछ फीचर्स बताएं कैसे राउंडेड फीचर्स है और लो एलिवेशन है, मतलब हाइट इनकी कम है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये भी कैसी हैं, वेरी ओल्ड है, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। बस आपको सिर्फ इनके बारे में याद रखना है। एप्लेशियन नॉर्थ अमेरिका की है, किस जगह पे है, अगर आप मैप में जाके सर्च कर सकते हो लोकेशन तो वेरी गुड। दूसरा यूराल माउंटेन, और नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है, एप्लेशियन, ये दोनों कैसी है, फोल्ड माउंटेन है, और कैसी, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। एलिवेशन फीचर वगैरह आपको ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, इसका मैं इमेज भी दिखा देता हूँ आपको फोल्ड माउंटेन की। ये देखो यहाँ पर है, ये फोल्ड माउंटेन इधर से। अब दोनों साइड से क्या लग रहा था, इधर से भी इस पर फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, उसकी वजह से क्या हो गया, इसका बीच का हिस्सा उठ गया। तो उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है इसका, इसी को क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होती है, ब्लॉक माउंटेन किस प्रकार से इनका। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और पता है क्या कि जो हमारी अर्थ के ऊपर सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है या फिर हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर। लेकिन एक प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसके अंदर एक गड्ढा है, डीप है, मतलब जितना ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो कितनी थी, शायद 11022 मीटर। कहाँ थी ये, मैरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन के अंदर। ओके,
मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में थी ये। और अगर आपको बताऊं मैं एक चीज़ और बेसिक नॉलेज के लिए, आपकी बुक में दे रखा है डू यू नो में, कि ओशियन के अंदर ही एक माउंटेन है, समुद्र के अंदर क्या एक माउंटेन है जिसकी हाइट कितनी है 10,205 मीटर हाइट है इसकी। और ये कहाँ पर है, इसका नाम है माउना की। ये कहाँ पर है, वही पैसिफिक ओशियन के अंदर, MAUNAKEA, माउना की। ये पैसिफिक ओशियन में है। और एक ये क्या है, माउंटेन है जो कहाँ पर है, समुद्र के अंदर है, ओशियन के अंदर। आप सोच सकते हो कि ओशियन के अंदर भी एक इतना बड़ा पहाड़ है जिसकी, या इतना बड़ा एक माउंटेन है जिसकी हाईएस्ट कितनी हाइट कितनी है इसकी 10,205 मीटर हाइट, जो हमारी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अगर पूछ ले आप लोगों से इसके रिगार्डिंग तो आपको पता होना चाहिए। आप चलते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन के बारे में स्टडी करते हैं, क्या है ब्लॉक माउंटेन और किस प्रकार से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। अच्छा देखते हैं, ये जैसे हमारी अर्थ है, अब इस अर्थ का मान लेते हैं किसी कारणवश यहाँ से क्रैक हो जाती है, यहाँ से टूट गया इसका हिस्सा, और एक हिस्सा इसका क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। तो टूटने के बाद मान लेते हैं इसका जो बीच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये धंस गया नीचे, ये यहाँ पर आ गया, इधर ऊपर से धंस के यहाँ पे आ गया नीचे, और ये हिस्सा ऊपर का उठा हुआ है। क्लियर। तो ये दिख रहा है इमेज के अंदर, ये हिस्सा यहाँ से क्रैक हुआ, ये हिस्सा इधर से क्रैक हुआ। क्रैक होने के बाद क्या हो गया, ये बीच का हिस्सा किधर चला गया, नीचे धंस गया। क्या हो गया, नीचे धंस गया। तो जो उठा हुआ है हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर उठे हुए हिस्से को क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है होस्ट, HORST, होस्ट। और जो नीचे धंसा हुआ है इसको बोलते हैं ग्रैबन, GRABEN। थोड़ा सा इमेज में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये HORST, होस्ट, उठे हुए हिस्से को होस्ट बोलते हैं, और धंसा हुआ हिस्सा क्या है, ये ग्रैबन। और ये हुआ क्या, जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो यहाँ से क्रैक हो गया, और उस क्रैक होने की वजह से क्या हो गया, ये हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया नीचे, और इधर का हिस्सा क्या हो गया, ऊपर उठ गया ये। ओके, तो उठे हुए हिस्से को होस्ट बोलते हैं और धंसे हुए हिस्से को ग्रैबन। और इस प्रकार से जिस माउंटेन का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। क्या ये एक माउंटेन की शेप नहीं आ गई क्या, ये जो उठा हुआ हिस्सा ये माउंटेन है। अब यहाँ इसके कंपेयर में क्या हो गया, एक माउंटेन की फॉर्म आ गई ना, उठा हुआ हिस्सा ये माउंटेन बन गई एक। तो इस तरीके से जिस माउंटेन का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, राइन वैली एंड वोस्जेस माउंटेन। कहाँ पर है ये दोनों, यूरोप के अंदर। राइन वैली किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का। और वोस्जेस माउंटेन ये भी किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का। कहाँ पर पाए जाते हैं, यूरोप के अंदर, यूरोप में है ये दोनों। इसके अलावा आप सर्च करके कुछ और एग्जाम्पल भी फाइंड कर सकते हो गूगल के थ्रू, या अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ब्लॉक माउंटेन के कुछ और एग्जाम्पल के नाम। थर्ड वन इज वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन वही अर्थ के अंदर जो मैग्मा है। अभी चलते हैं 1 मिनट नेक्स्ट स्लाइड पर। यह है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन किसकी वजह से बनती है, फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज़। किसकी वजह से बनती है, ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज़। अब जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट आपको इमेज दिखाई थी, तो उस इमेज पर मूव करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये अर्थ का सरफेस है, आपको दिखाई दे रहा है ये अर्थ का क्या है, सरफेस है। इधर भी ये अर्थ का सरफेस है, और ये अंदर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है यहाँ पर। और ये मैग्मा क्या कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है इधर से। क्यों, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, ये हीट हो गया। हीट होने की वजह से इसको क्या करना है, ये अंदर से प्रेशर लगा रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये बाहर निकलना चाहता है अर्थ से। तो जहाँ भी इसको लगेगा कि अर्थ का सरफेस कमज़ोर है, जहाँ पे क्या है, अर्थ का सरफेस क्या है, कमज़ोर है, वीक है, तो वहाँ से क्या होगा, ये मैग्मा अर्थ से बाहर निकल जाएगा। ये देखो, इसको यहाँ से लगा कि जो अर्थ का सरफेस है यहाँ से क्या है, वीक है, इसने यहाँ से इसके जो प्रेशर की वजह से ये मैग्मा क्या हो गया, लावा की फॉर्म में अर्थ से बाहर आ गया। ये देखो आ गए इधर। जब ये लावा की फॉर्म में बाहर आ गया तो ये लावा निकलता रहता है इससे, इस तरीके से जमता जाएगा, दोनों साइड लावा जमता जाता है, और इसकी हाइट क्या जाती है, ये लावा निकलता रहता है अंदर से, जो मैग्मा है वो लावा की फॉर्म में अर्थ से बाहर आता रहता है, और इस तरीके से जमता जाता है। इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक ये माउंटेन क्या बन जाता है, एक माउंटेन की फॉर्म, लाइक माउंटेन
तो आप समझ गए वोल्केनिक माउंटेन के बारे में। जब अर्थ के सरफेस से जो लावा है, अर्थ के अंदर से जो लावा है वो सरफेस से बाहर निकलता है तो किसका निर्माण करता है, एक वोल्केनिक माउंटेन का। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, माउंट किलिमंजारो, कहाँ पर है ये, अफ्रीका के अंदर। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में। और दूसरा है माउंट फ्यूजियामा इन जापान, माउंट फ्यूजियामा इन जापान। तो जो लावा से जो भी माउंटेन्स बनती है, देखो ये अब अर्थ के अंदर क्या है, ये लावा दिख रहा है आपको। अभी लावा क्या है, निकल रहा है इसके अंदर से, बाहर निकल रहा है इस तरीके से, अभी बाहर निकलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस कोई एक दिन में होती है, ये लावा निकलता रहता है, कई 100 सालों तक चलती रहती है प्रोसेस। अब और क्या है, वो लावा निकलेगा तो बाहर आके ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर यहाँ जम जाएगा कि आप बाहर निकल के, और जमता जाता है। और उससे क्या हो जाता है, इसकी हाइट, माउंटेन की हाइट वो बढ़ती रहती है। और ये एक जब इतनी इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्या होता है, ये माउंटेन का एक रूप ले लेता है। बाकी इसके बारे में जो देखो लिखा हुआ है, लावा बॉम्ब्स, जो माउंटेन्स के अंदर से जो लावा निकल रहा है उसके अंदर ये गरम क्या होते हैं, पत्थर के टुकड़े से होते हैं जो बाहर निकलते हैं। इनको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लावा बॉम्ब्स। तो बाकी इसके बारे में जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे तब डिस्क्राइब करेंगे डिटेल से। फिलहाल हम यहाँ माउंटेन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कि वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण किस प्रकार से होता है। जो अर्थ के अंदर मैग्मा होता है वो लावा की फॉर्म में जब अर्थ से बाहर निकलता है तो एक वोल्केनो फटता है और उससे वो मैग्मा लावा की फॉर्म में धीरे 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 अर्थ से बाहर निकलता रहता है। और इस प्रकार से कई 100 सालों के अंदर या कई सालों के अंदर वो एक माउंटेन के रूप में या माउंटेन का रूप ले लेता है। क्योंकि लावा वो बाहर निकलता रहेगा, जमता रहेगा, ठंडा हो जाएगा, उसकी हाइट बढ़ती रहेगी और एक माउंटेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी माउंटेन का एग्जाम्पल है वो कौन कौन से, एक तो माउंट किलिमंजारो और दूसरा माउंट फ्यूजियामा। इंडिया के अंदर अभी कोई इस प्रकार का एक्टिव वोल्केनो, हमारी एक अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर तो हमारा एक है जो एक्टिव वोल्केनो है, जो भी फटता है, मतलब एक्टिव है। बाकी उसके अलावा इंडिया में जो हमारी मेन लैंड है उसके ऊपर कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है इस टाइम एट प्रेजेंट। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे माउंटेन्स है उसके कुछ यूजेस के बारे में, कि हमने इतनी देर से हो गई कि हम माउंटेन की स्टडी कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है माउंटेन का। एक तो माउंटेन क्या होता है, स्टोर हाउस होता है किसका, वाटर का। माउंटेन इज ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। वाटर का स्टोर हाउस का मतलब जो वाटर है, हमारे पास जो आता है, वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ से होती है, माउंटेन से। क्यों, क्योंकि दूसरा जो हमारे पास रिवर्स निकलती हैं माउंटेन से, ज़्यादातर रिवर्स क्या होती हैं, जो ज़्यादातर रिवर्स कहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है। क्यों, उनका सोर्स क्या होता है, ग्लेशियर्स। क्या है, ग्लेशियर, क्योंकि बर्फ़ का पानी पिघलता रहता है और वो रिवर में फ़्लो करता रहता है। तो जो माउंटेन्स है वो सोर्सेज ऑफ रिवर भी है। अब आपको पता होगा जो हमारी गंगा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु रिवर है, ये सब कहाँ से निकलती है, ये हिमालयन माउंटेन से निकलती है। गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। उसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से निकलती है, वो तिब्बत का पठार है, वहाँ पे मानसरोवर लेक है, वहाँ से निकलती है। सेम सिंधु भी मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। तो और ये रिवर वो है जो पूरे साल इन रिवर के अंदर, गंगा के अंदर पता है आपको पूरे साल पानी रहता है। क्यों, क्योंकि ये हिमालयन से निकलती है और ये इधर ग्लेशियर से है, ग्लेशियर पिघलता रहता है, पूरी साल जो नदी है उसको पानी मिलता रहता है, मतलब गंगा के अंदर पानी की सप्लाई होती रहती है। दूसरा, अगर आपको पता हो जो हमारे साउथ इंडिया की रिवर्स है, जैसे कि कौन कौन सी रिवर साउथ इंडिया के अंदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ सीजनल है। जैसे बारिश का सीज़न आता है, मानसून सीज़न स्टार्ट होता है, इन नदियों के अंदर पानी आ जाता है। लेकिन जैसे मानसून सीज़न ख़त्म होता है ये नदियाँ सूख जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर ग्लेशियर हो, वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती पहाड़ों पर, जो साउथ इंडिया के पहाड़ है वहाँ पर। तो इस वजह से वो क्या है, वहाँ की जो रिवर है वो सीजनल फ्लो करती है। और जो हमारी नॉर्थ इंडिया की रिवर है, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब क्या है, पूरे साल इनके अंदर पानी रहता है। तो इसलिए जो माउंटेन्स होगी, सोर्सेज ऑफ वाटर हो गया, स्टोर हाउस ऑफ वाटर है। तीसरा, मेड रिजर्वायर, यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, रिजर्वायर बना सकते हैं। और रिजर्वायर की हेल्प से क्या करेंगे हम, फिर उसके अंदर हम उस पानी को हम ह्यूमन बींग्स के लिए अपने लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम एग्रीकल्चर के लिए उस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम बिजली बनाना चाहें उसके लिए, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ओके, तो
हो गया माउंटेन्स के ऊपर हम रिजर्वायर बनाकर जो वहाँ वाटर है उसका ह्यूमन बींग्स के लिए, अपने पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। क्या मतलब है इसका कि जो माउंटेन्स है वहाँ पर आपको फ्लोरा, भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लोरा और फोना, एनिमल और प्लांट्स वगैरह आप मिलते हैं हमें। रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना भी पाई जाती है यहाँ पर माउंटेन्स पर। उसके अलावा जो माउंटेन्स होते हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल, फोडर पशुओं के लिए चारा वगैरह, शेल्टर वगैरह, गम या फिर रेजिन्स वगैरह, ये सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं माउंटेन में। उसके अलावा टूरिस्ट के लिए भी एक आइडियलिक साइट है, जैसे कि आप में से काफ़ी लोग घूमने भी जाते होंगे माउंटेन्स पर, मसूरी, मनाली या फिर नैनीताल वगैरह, ये सब क्या है, माउंटेन हिली एरिया है। तो आप टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छी साइट होती है, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव साइट है, क्यों, काफ़ी लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। लास्ट है स्पोर्ट्स, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह भी यहाँ पर स्पोर्ट्स की काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है। कौन कौन सी, पैराग्लाइडिंग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो एक क्या बोलते हैं उनको, चलो मैंने इसकी इमेज लगा दूंगा। रिवर राफ्टिंग जैसे नदियों के अंदर, इसके रिवर राफ्टिंग की तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये देखो, ये है रिवर राफ्टिंग। नदी के अंदर क्या करते हैं, एक बोट होती है, बोट के ऊपर काफ़ी लोगों को इस तरीके से नदी के अंदर, जो हमारा ऋषिकेश के आसपास एरिया ना, वहाँ पर काफ़ी फेमस है ये रिवर राफ्टिंग वगैरह। अगर आप लोग कभी गए हो ऋषिकेश घूमने तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर रिवर राफ्टिंग करते हुए। पैराग्लाइडिंग में ये होता है, वो पैरासूट सा होता है, उसके ऊपर कुछ लोगों को, मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि पैरासूट के ऊपर कुछ लोग, या पैरासूट बंधा होता है इस तरीके से, उस पर नीचे इस तरीके से रस्सी से यहाँ पे लोग बैठे होते हैं और वो किसी बोट वगैरह की हेल्प से या फिर वैसे वो चल रहा होता है, या उसको बोलते हैं पैराग्लाइडिंग। एक होता है हैंगिंग ग्लाइडिंग, और एक माउंटेन्स के अंदर एक बंजी जंपिंग भी होता है। अगर आप लोगों ने कभी किया हो या सुना हो नाम, तो काफ़ी इस तरीके के स्पोर्ट्स हैं जो माउंटेन्स पे फेमस होते हैं। माउंटेन्स पे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ये, या किए जाते हैं एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जाती है ये। तो क्या क्या यूज़ है माउंटेन्स का, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट तो था सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब स्टोर हाउस, वाटर का स्टोर हाउस है एक माउंटेन। दूसरा रिवर्स के लिए क्या है, सोर्सेज ऑफ रिवर है, रिवर्स को यहाँ से पानी मिलता है। तीसरा मेड रिजर्वायर, कि हम माउंटेन्स के ऊपर रिजर्वायर बना सकते हैं। कुछ रिजर्वायर्स के नाम आप सर्च भी कर सकते हो, तो जो माउंटेन, या फिर हमारे इंडिया के अंदर ही आप सर्च करना, जो हिमाचल प्रदेश वगैरह है यहाँ पर कौन सा रिजर्वायर बना हुआ है, उसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए। मान लेते हैं जब हमने कोई रिजर्वायर बना रखा है, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, तो वहाँ पे हम अपने खुद के लिए उसके पानी वगैरह की सप्लाई के उस रिजर्वायर के थ्रू वाटर वगैरह की सप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, या फिर उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना पाई जाती है। तो इस प्रकार से माउंटेन्स का काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें प्लेट्यू के बारे में, कि प्लेट्यू क्या होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अपना जो 6th चैप्टर है इसके अंदर हम लोगों ने माउंटेन्स तक कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्लेट्यूज़ के बारे में और प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं। तो देखो, जैसा मैंने माउंटेन्स में बताया था कि माउंटेन्स क्या होती हैं, अर्थ सरफेस का वो हिस्सा जो उसके कंपेयर में क्या होता है, उठा हुआ होता है, और उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और उसकी जो पीक होती है वो कैसी होती है, फिर स्मॉल समिट होती है, कह सकते हो स्मॉल पीक होती है। ओके, सेम एज जो माउंट प्लेट्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, उसका प्लेट्यूज वो होते हैं जो अर्थ सरफेस के कंपेयर में, अपने सराउंडिंग के कंपेयर में अर्थ का वो हिस्सा या वो एरिया जो उठा हुआ होता है, बट उसका जो टॉप होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। माउंटेन्स का जो टॉप था वो कैसा था, स्मॉल था, बट जो प्लेट्यूज होते हैं इनका टॉप कैसा होता है, फ्लैट टेबल की तरह होता है। आप एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हो, एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि अब आपकी जो रूम में आपकी स्टडी टेबल है, वो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है उसके कंपेयर में क्या है, कुछ उठी हुई है, और उसका जो टॉप है वो कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है, जिसके ऊपर आपकी बुक वगैरह रखी हुई है। सेम एज प्लेट्यू होते हैं, सराउंडिंग के कंपेयर में अर्थ का वो हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ होता है उसका टॉप कैसा होता है, फ्लैट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। ओके,
तो प्लेट्यू हो गया आपका। प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड, एलिवेटेड फ्लैटलैंड, इट इज़ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। जो सराउंडिंग एरिया के कंपेयर में क्या होता है, स्टैंडिंग होता है, उठा हुआ होता है, और उसका टॉप कैसा होता है, फ्लैट टॉप्ड होता है। क्लियर है प्लेट्यू। अब प्लेट्यूज़ की भी जैसे माउंटेन्स की डिफरेंट हाइट होती है, सेम एज प्लेट्यूज़ की भी डिफरेंट हाइट हो सकती है। 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक की इनकी हाइट हो सकती है। अब जैसे तिब्बत प्लेट्यूज है, वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू 4000 मीटर से 6000 मीटर इसकी हाइट है, जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं इसके नॉर्थ साइड में लाई करता है। और जो प्लेट्यूज होते हैं इनकी वन और मोर साइड्स या वन और मोर या एक से ज़्यादा कॉर्नर हो सकते हैं। और इनकी जो स्लोप होती है वो कैसी होती है, स्टीप स्लोप्स होती है। स्टीप स्लोप्स का मतलब जैसे ये प्लेट्यू है एक, ये हमारी अर्थ का सरफेस है, और उसके कंपेयर में ये जो प्लेट्यू है ये ऊपर उठा हुआ है, इसका जो टॉप है वो कैसा है, फ्लैट है। अब इसका अगर टॉप फ्लैट है तो जिसकी साइड कैसी है, इसकी ढलान कैसी है, तीर ढलान है, खड़ी ढलान कह सकते हो आप। देखो ये जो कैसी है, ढलाने कैसी है, इसकी खड़ी ढलान, इसी को क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप्स। मतलब इसमें तीरों ढलान होती है, खड़ी ढलान होती है इसके अंदर। अब मान लो इसके ऊपर कोई रिवर फ्लो कर रही है इस तरीके से, ये रिवर है, कोई फ्लो कर रही है इस पे प्लेट्यू के ऊपर। अब ये रिवर का पार्ट जो नीचे गिरेगा इस पर, तो वो काफ़ी हाइट से नीचे गिरता है ऐसे, और उससे क्या होती है, वाटरफॉल की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, वाटरफॉल की फॉर्मेशन, वाटरफॉल बनते हैं इससे। तो कौन कौन से वाटरफॉल बनते हैं उसके बारे में भी आगे देखेंगे हम। तो स्टीप स्लोप्स आई थिंक समझ गए होंगे आप, स्टीप स्लोप्स क्या होता है। डेक्कन प्लेट्यू, अब जैसे कुछ प्लेट्यूज की तो डिफरेंट हाइट होती है, 100 मीटर से 1000 मीटर हो गया, सेम एज कुछ प्लेट्यूज होते हैं, कुछ ओल्डेस्ट भी होते हैं, कुछ न्यू भी होते हैं। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। अगर जो दुनिया की जो सबसे क्या है ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, उसके अंदर किसकी काउंटिंग होती है, डेक्कन प्लेट्यू की। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। ओके, उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज भी हैं, जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हो गया। कहाँ पे लाई करता है ये, अफ्रीकन है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो हो गया। आप कौन कौन से कंट्रीज है, जैसे केनिया, तंजानिया, युगांडा के पास मिलता है ये हमें ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। एक है वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब मैं इसको मैप के साथ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, क्या ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो ये यहाँ पर पड़ता है केनिया, तंजानिया वगैरह, युगांडा वगैरह, तो यहाँ पे है ये कौन है, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू, इस एरिया के अंदर। ओके, ये यहाँ पे क्या था, सहारा डेजर्ट, और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू। और जो अफ्रीकन प्लेट्यूज होते हैं, अब जो प्लेट्यूज होते हैं इनमें क्या होते हैं, रिच इन मिनरल्स। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट, जो ज़्यादा बहुत या ये कह सकते हो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लेट्यूज के अंदर। तो जो अफ्रीकन प्लेट्यू है इसके अंदर किसकी, गोल्ड की माइंस है। क्या है इसमें, गोल्ड माइंस है, मतलब सोने की खदानें हैं। कहाँ पर, अफ्रीकन प्लेट्यूज के अंदर। आप देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट वैसे तो बोलते हैं थोड़ा सा गरीब का कॉन्टिनेंट है ये, कुछ गरीब कंट्रीज है, देश है इसके अंदर, बट यहाँ पे देखो सोने की खदानें हैं, गोल्ड माइंस है यहाँ पर। बट वो करप्शंस की वजह से थोड़ा सा ये कंट्रीज़, आप ये कह सकते हो ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ में काउंट होती है। करप्शंस बहुत ज़्यादा है इस कॉन्टिनेंट में। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू समझ गए आप कहाँ पर है, कहाँ पर लाई करता है। दूसरा वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो इस पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न एरिया है यहाँ पर लाई करता है कौन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ पे लाई करता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑफ प्लेट्यू। तो अच्छा, ये बीच में मैंने एक इमेज लगा दी थी, मैं ये देख रहा था KBC कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर प्लेट्यू को भी कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर, ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब देखो KBC का क्वेश्चन है, आपकी बुक का है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 6th क्लास की बुक का क्वेश्चन था कि इक्वेटर के, जो हमारे इक्वेटर है 0 डिग्री लेटीट्यूड या फिर इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसके नॉर्थ में, कम्प्लीटली नॉर्थ में कौन सा कंट्री लाई करता है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शंस भी मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को कौन कौन से ऑप्शन थे। ये है 0 डिग्री इक्वेटर, इसके नॉर्थ में, कम्प्लीटली नॉर्थ में कौन सा कंट्री लाई करता है। तो 4 ऑप्शन थे, एक था अर्जेंटीना, ये देखो यहाँ पर है, ये कहाँ पर है, इसके साउथ में, ये कहाँ इसके साउथ में है, तो ये तो इसका आंसर नहीं था। दूसरा ऑप्शन था श्रीलंका।
तीसरा था इंडोनेशिया, ये देखो यहाँ रहा इंडोनेशिया। फोर्थ क्वेश्चन शायद ऑप्शन था शायद पपुआ न्यू गिनी था, शायद पपुआ न्यू गिनी। तो अर्जेंटीना इसके किस में है, साउथ में है, पपुआ न्यू गिनी भी लगभग साउथ में ही है, और ये जो इंडोनेशिया है इसके सेंटर में से बीच में से पास कर रही है इक्वेटर। तो इसके कम्प्लीटली नॉर्थ में कौन हुआ, श्रीलंका। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, श्रीलंका। तो मैं देख रहा था अभी KBC कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अब चलते हैं प्लेट्यू पे। अभी बताया मैंने जो प्लेट्यूज होते हैं उनकी डिफरेंट हाइट होती है, 100 मीटर से 1000 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है। तो जो तिब्बत प्लेट्यू है ये वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू है, इसकी हाइट कितनी है 4000 मीटर से 6000 मीटर तक। और ये कहाँ पे लाई करता है, ये जो हमारा हिमालयन रेंज है, हिमालयन माउंटेन है, इसके नॉर्थ में लाई करता है। और मिनरल्स क्या होते, माउंटेन्स क्या होते, प्लेट्यूज क्या होते हैं, रिच इन मिनरल्स। प्लेट्यूज क्या होते हैं, रिच इन मिनरल्स, मतलब इनमें मिनरल्स भर भर के पाया जाता है प्लेट्यूज के अंदर, मैक्सिमम अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं इसके अंदर प्लेट्यूज में। अब जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू बताया था मैंने कहाँ पे लाई करता है, जो अफ्रीका का, एक तो ईस्टर्न अफ्रीकन हो गया, और ये जो साउथ अफ्रीका के पास का एरिया है यहाँ पर भी अफ्रीकन प्लेट्यू है। तो इसके अंदर क्या है, गोल्ड माइंस है, साउथ अफ्रीका के अंदर भी गोल्ड माइंस पाई जाती है। उसके अलावा जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह का जो एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया, यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, इसके अंदर आयरन की, कोल की और मैंगनीज पाया जाता है इसके अंदर। तो इनके माइंस है इसके अंदर, आयरन की माइंस है, कोल माइंस है, मैंगनीज माइंस है, ये सब कहाँ पाई जाती है, छोटा नागपुर प्लेट्यूज के अंदर। क्यों, क्योंकि जो प्लेट्यूज होते हैं वो रिच इन मिनरल्स, उनमें मिनरल्स भर भर के पाए जाते हैं। ओके, ये देखो ये कोल माइंस की इमेज है छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर, क्लियर। अब नेक्स्ट है वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होते हैं, तो वाटरफॉल जैसे मैंने बताया था कि मान लेते हैं ये कोई प्लेट्यू है, इसके ऊपर कोई रिवर फ्लो कर रही है, जब रिवर प्लेट्यू से नीचे गिरती है तो जो वाटर होता है वो काफ़ी हाइट से नीचे गिरता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, वाटरफॉल का। इसी को क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। कुछ वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल जैसे हुंड्रू वाटरफॉल्स, ये कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर है। कौन सी रिवर पे, सुबर्णरेखा रिवर, ये है एक सुबर्णरेखा रिवर, इस पे पाया जाता है कौन सा, हुंड्रू वाटरफॉल। उसके अलावा सेकंड है जोग फॉल, ये कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर है। कौन सी रिवर पे, सारावती रिवर पर है। ये देखो ये इमेज है उसकी, ये प्लेट्यू है। ओके, इसके ऊपर से रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर का वाटर नीचे गिर रहा है इस तरीके से, काफ़ी हाइट से नीचे गिर रहा है। तो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ये वाटरफॉल की। और ये कौन सा वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल, ये है जोग वाटरफॉल की इमेज है। ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। और ये कौन सी रिवर है, ये सारावती रिवर। ओके, तीसरे होते हैं लावा प्लेट्यूज। अब ये लावा प्लेट्यूज क्या होते हैं, जब हम प्लेट्यूज की फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि प्लेट्यू किस किस प्रकार से बनते हैं, तब हम देखेंगे कि लावा प्लेट्यूज क्या होते हैं। आपकी बुक में इतना ही दे रखा है फिलहाल अभी। तो जो लावा प्लेट्यूज होते हैं इसके अंदर कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। ओके, कौन सी सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल। और ये क्या होती है, रिच, मतलब रिच इन मिनरल्स। इसके अंदर भी वो क्या है, ये काफ़ी फर्टाइल होती है। जो ब्लैक सॉइल होती है काफ़ी क्या होती है, फर्टाइल होती है, और एग्रीकल्चर वगैरह के लिए काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी अच्छी है कह सकते हो आप। ओके, अब देखते हैं प्लेन्स के बारे में कि प्लेन क्या होते हैं। आई थिंक प्लेट्यू आपका क्लियर हो गया होगा। प्लेट्यू के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी बुक में थे हम लोगों ने कंप्लीट कवर कर लिए हैं सभी। नेक्स्ट देखते हैं प्लेन के बारे में कि प्लेन क्या होते हैं। प्लेन क्या होता है, जो फ्लैट लैंड है, कोई भी फ्लैट भूमि है हमारी, जो फ्लैट लैंड है ये जब काफ़ी दूर तक फैली होती है ना, काफ़ी दूर तक दिख रही है, आप कहीं भी आपको इसके बीच में प्लेट्यू माउंटेन्स नज़र नहीं आते। जहाँ तक देखते हो आपकी नज़र आपको समतल भूमि या फ्लैट लैंड ही नज़र आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्लेन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्लेन। ओके, जब आप यूपी के अंदर जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कहीं दूर तक, तो आपको दूर तक सिर्फ प्लेन ही नज़र आता है। ओके, क्योंकि वो माउंटेन्स वगैरह उस साइड यूपी बिहार में। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ आपको प्लेन एरिया नहीं नज़र आता ज़्यादा, बट हम जो नॉर्थ इंडिया है इसके अंदर देखते हैं तो हमें हरियाणा वगैरह, यूपी वगैरह, पंजाब वगैरह इधर हो गया, यहाँ पे काफ़ी दूर तक आपको फ्लैट लैंड नज़र आती है। कैसी, फ्लैट लैंड, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेन। प्लेन आर द फ्लैट स्ट्रेचेज, लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। जब फ्लैट लैंड होती है वो काफ़ी दूर तक फैली हुई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। और जो प्लेन एरिया होता है इनकी हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम 200 मीटर, या फिर कह सकते हो नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल, समुद्र लेवल से। आपको पता है कि जो हम अर्थ का सरफेस है इसको कहाँ से मेजर करते हैं,
सी से मेजर करते हैं, जो समुद्र का सरफेस होता है, सी का जो सरफेस होता है, अर्थ होता है, सॉरी जो सरफेस होता है, उससे हम अपनी अर्थ की हाइट मेजर कर, सॉरी जो हमारा अर्थ सरफेस है उसकी हाइट मेजर करते हैं। तो जो प्लेन की हाइट मैक्सिमम कितनी होती है 200 मीटर, या फिर अदर वर्ड्स वी कैन से नॉट मोर देन 200 मीटर। ओके, तो प्लेन समझ गए आप। अब देखते हैं प्लेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो प्लेन की फॉर्मेशन होती है रिवर्स के द्वारा। जैसे मान लो ये कोई क्या है, माउंटेन है। अब इस माउंटेन से कोई रिवर फ्लो कर रही है। जब वो रिवर इस माउंटेन्स के ऊपर से फ्लो करेगी तो क्या करेगी, इस माउंटेन को इरोड करेगी, मतलब कटाव करेगी। यहाँ पे भाई कटाव करती है ना, उसको काटेगी, उसको जो कटाव करेगी तो जो कटाव उसके साथ कटाव के साथ जो मटेरियल आएगा, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, तो उसको भाग के, कंकर वगैरह हो गए, उनको भाग के लाएगी अपने साथ, और ला के जब यहाँ पे क्या करेगी, नीचे इस एरिया के अंदर डिपॉजिट कर देगी। ओके, और उस डिपॉजिट से क्या होता है, जब उसको डिपॉजिट करती जाएगी तो काफ़ी थाउजेंड्स ईयर्स के अंदर वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेन की फॉर्मेशन। तो प्लेन समझ गए आप कैसे होता है, रिवर्स के द्वारा होती है प्लेन्स की फॉर्मेशन। जब रिवर माउंटेन से फ्लो करती है तो माउंटेन्स को क्या करती है, इरोड करती है, और उससे कुछ मटेरियल को अपने साथ भाग कर लाती है और उसको डिपॉजिट कर देती है नीचे लाकर, यहाँ पर लाकर उसको क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, और इस एरिया में क्या बन जाएगा, प्लेन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, प्लेन। कुछ इस तरीके से बने हुए प्लेन्स जैसे कौन कौन से हैं। अब इंडिया के अंदर जब हम देखते हैं, हरियाणा पंजाब से लेके जो उधर आसाम तक का जो बीच का एरिया है, हरियाणा पंजाब यूपी के बीच में जो नॉर्थ प्लेन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया, तो वो उसकी फॉर्मेशन कौन सी रिवर से हुई है, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर से। किससे, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि आपको पता है गंगा रिवर कहाँ फ्लो करती है, उत्तराखंड से स्टार्ट होती है और ये वेस्ट बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल या फिर आगे वो चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। ओके, और सेम अपोजिट साइड से, असम साइड से आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो जो बीच के ये एरिया, प्लेन एरिया की फॉर्मेशन हुई है, ये किससे हुई है, गंगा रिवर से और ब्रह्मपुत्रा रिवर से। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। क्यों, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन किससे हुई है, गंगा रिवर से और ब्रह्मपुत्रा रिवर से। कैसे हुई है मैंने आपको बता दिया। सेम इस प्रकार से चाइना के अंदर कौन सी है, यांगसी रिवर, ये भी क्या करती है, वहाँ पे प्लेन की फॉर्मेशन करती है। क्लियर है। अब देखते हैं जो प्लेन एरिया होता है, इसके अंदर पॉपुलेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैक्सिमम जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो प्लेन एरिया के अंदर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जो प्लेन एरिया होता है वो कैसा होता है, थिकली पॉपुलेटेड होता है या फिर हाईली पॉपुलेटेड होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह करना इजी होता है। मतलब आप मकान आसानी से बना सकते हो, ऑफिस वगैरह, अपनी दुकान, रेस्टोरेंट जो भी है, आप कंस्ट्रक्शंस क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। और ट्रांसपोर्ट वगैरह, आपको कंस्ट्रक्शंस करनी है तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या आपको चाहिए, रॉ मटेरियल, ईंट, सीमेंट, बजरी वगैरह जो भी चाहिए आपको, तो वो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आसानी से। क्योंकि सड़कें बनाना प्लेन के अंदर, रेलवे लाइन बिछाना, वो सब क्या होता है, ईजी होता है। इसलिए मतलब क्या हो गया, प्लेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। ओके, तीसरा एग्रीकल्चर वगैरह भी हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया है। देखो यहाँ देखो, ये इमेज के अंदर आपको दिख रहा है, इसके अंदर कुछ फसलें वगैरह मतलब उगाई हुई है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर करना इजी होता है। क्यों, प्लेन एरिया के अंदर आपको एक तो जो प्लेन लैंड है वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। दूसरा, यहाँ की जो मिट्टी होती है ये रिवर के द्वारा भाग के लाई हुई होती है माउंटेन से। तो ये मिट्टी है, ये कैसी होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है। जो प्लेन एरिया होता है वो कैसा होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है। देखो काफ़ी फर्टाइल लैंड होती है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पे क्या पाई जाती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है, हाईली पॉपुलेशन या थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है ये प्लेन के अंदर। क्लियर है इतना। तो प्लेन्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लेन होता क्या है, जो फ्लैट लैंड होती है वो जब काफ़ी दूर तक फैल जाती है, उसका जो एरिया है काफ़ी दूर तक फैला हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन। उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्लेन। प्लेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, रिवर्स के द्वारा होती है। रिवर्स के द्वारा कैसे होती है वो भी बता दिया मैंने आपको। प्लेन्स की हाइट लगभग 200 मीटर होती है, 200 मीटर, नोट इससे ज़्यादा नहीं होती, लगभग 200 मीटर, नॉट मोर देन 200 मीटर फ्रॉम सी लेवल। इंडिया के अंदर कौन सा प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, उसकी फॉर्मेशन कौन कौन से रिवर से हुई है, गंगा रिवर से, ब्रह्मपुत्रा रिवर से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी बोलते हैं, या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के नाम से भी बोला जाता है इसको। सेम चाइना के अंदर भी एक रिवर है जो इसका प्लेन का फॉर्मेशन करती है। प्लेन के अंदर हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है, मतलब यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
आप देखते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। तो लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, जैसे प्लेन एरिया हो गया, माउंटेन्स हो गई, प्लेट्यूज हो गया, ये सब क्या है, लैंड फॉर्म्स है। तो जो लाइफ होती है वो क्या होती है, इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया के अंदर लाइफ क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस। प्लेन के अंदर जो लाइफ होती है वो ईजी होती है। रीजन क्या है मैंने अभी आपको बता दिया। माउंटेन्स पे अब कंस्ट्रक्शंस करना डिफ़िकल्ट होता है। जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप इतनी आसानी से वहाँ पे सड़कें नहीं बना सकते, रेलवे लाइनें वहाँ इतनी आसानी से नहीं बिछा सकते। यहाँ तक कि आप एरोप्लेन वगैरह के लिए हेलीपैड वगैरह, या फिर जो हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड वगैरह, या फिर हवाई पट्टी वगैरह एरोप्लेन के लिए जो एयरपोर्ट वगैरह है, वो इतनी आसानी से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे। तीसरा, एग्रीकल्चर की लैंड भी वहाँ पे इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि खड़ी ढलानों के ऊपर हमें खेती करना डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो ये सब रीज़न है कि हमें वहाँ पर जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पर हमारी लाइफ क्या होती है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। और प्लेन्स में ईजी क्यों होती है वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा जो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जैसे होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह हो गए, वोल्केनो इरप्शंस हो गया, उसके अलावा तो इस तरीके की चीज़ें भी आती रहती हैं, तो उससे भी अच्छा हमारा जो लैंड एरिया होता है या फिर माउंटेन एरिया, इनको नुकसान होता है। बट हम अर्ली प्रिकॉशंस वगैरह हम पहले उससे जानकारी लेके उन चीज़ों से हम बचा जा सकता है। क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस, जो इस तरीके की घटनाएं हैं, अगर इनकी हम जानकारी रखें पहले तो इनसे बचा जा सकता है, अपने एरिया को या लैंड एरिया को बचाया जा सकता है। ये कुछ आपकी लैंड फॉर्म्स और एंड पीपल्स वगैरह के लास्ट का एक गाइडलाइन टॉपिक दे रखा था, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, ये मैंने कवर कर दिया। हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बाकी कुछ 2-4 पॉइंट हैं, आप खुद भी पढ़ के ट्राई कर सकते हो चीज़ों को। उसके अलावा एक स्वच्छ भारत मिशन है। देखो अब हम क्या करते हैं, वो बाकी एक प्लेन जो एरिया होता है, और अच्छा रिवर्स वगैरह के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ कूड़ा कचरा वगैरह डालते हैं, उससे हम गंदगी फैलाते हैं, तो उससे रिवर वगैरह को गंदा करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे देखते हुए भारत सरकार ने एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कर रखा था। क्या किया है, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया है। आपके डू यू नो के अंदर दे रखा है, डू यू नो में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इसका मतलब था कि हेल्दी माइंड लाइव्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड, जो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास किसके अंदर होता है, स्वस्थ बॉडी के अंदर होता है, स्वस्थ शरीर के अंदर होता है। इसका स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, ये तो सही बात है कि स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर के अंदर होता है। तो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कर रखा है किसने, भारत सरकार ने, साफ़ सफाई के लिए, ताकि हम चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें उस चीज़ के लिए। वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अर्थ सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे यूज़ के लिए, कि हम लोगों ने इसको जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास उसको यूज़ करना है, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हमें चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बची रहे हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकें। हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए रिवर वगैरह को हम गंदा ना करें, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया को गंदा ना करें, साफ़ सफाई रखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है मैं इसका अलग से वीडियोज़ के अंदर पूरे चैप्टर के, या सॉरी पूरे जितने भी चैप्टर हैं इनके क्वेश्चन आंसर अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब हम मिलते हैं। जो 7th चैप्टर है वो कौन सा है, आवर कंट्री इंडिया। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।